हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 9th की हिस्ट्री का चैप्टर 4 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। कैसे ये तीनों एक तीसरे से यानी कि रिलेट होते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी तो जीविका के साधन अच्छे रहेंगे, जीविका के साधन अच्छे रहेंगे तो समाज अच्छा रहेगा, है ना। तो इन्हीं के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये है खंड 2, यानी कि खंड 2 में हम जीविका और अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ हम ये भी चीज़ों का विचार करेंगे कि आधुनिक विश्व में वनवासियों और चरवाहा समुदाय की ज़िंदगी जो है वो किस तरीके के बदलाव उनमें आए और इन बदलावों में जो है तय करने में उन्होंने किस तरीके का योगदान दिया। देखिए, आधुनिक विश्व का उदय हुआ, लेकिन इसके पीछे कॉज तो रहे होंगे ना कि उदय कैसे हुआ। अब इस बात का विचार करते हुए मैं अक्सर कारखानों और शहरों पर, बाजार को जो है आपूर्ति करने वाले औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों पर ही ध्यान देते हैं। लेकिन क्या एक चीज़ हम भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि इन क्षेत्रों के बाहर दूसरी अर्थव्यवस्था भी है, दूसरे लोग भी हैं जो राष्ट्र के लिए महत्व रखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इसमें चैप्टर। ठीक है, तो बात करते हैं वन्य समाज और उपनिवेशवाद की। तो वन्य समाज तो आपको पता है कि वन्य में रहने वाले समाज, ठीक है, उसमें लकड़ी वगैरह भी आ जाते हैं, वहाँ पे रहने वाले लोग भी आ जाते हैं। ठीक है, वन्य समाज और उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है। ठीक है, उपनिवेश का मतलब ये होता है कि किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित, यानी कि एक कॉलोनी स्थापित करना और मान्यता रखना कि यह अच्छा काम है, क्या कहलाता है, उपनिवेश कहलाता है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगी। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत है, ठीक है, और ये ब्रिटेन है। ब्रिटेन वाले कहाँ आए, भारत के क्षेत्र में आए, वहाँ अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश की। तो क्या हुआ, वे हमारे देश में उपनिवेशवाद थे। ठीक है, और किस लिए ये आते हैं, लाभ कमाने की लालसा में। ठीक है, तो जो कुछ उपनिवेशी ना ये भी सोचते थे कि स्थानीय लोगों को ईसाई बनाकर और उन्हें सभ्यता के दर्शन कराकर वे जो है उनकी सहायता कर रहे हैं। तो उपनिवेशवाद का मतलब आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगर फिर भी थोड़ा बहुत डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको और डिटेल में आंसर दे दूँगी। तो देखिए, आपने स्कूल और घर में चारों ओर नज़र दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं को पहचाने जो जंगल की हैं। किताब देखते हैं, वृक्ष से प्राप्त होती है। मेज कुर्सियाँ लकड़ी की बनी होती हैं। दरवाजे खिड़की लकड़ी की बने होते हैं। वे रंग जिनके आप कपड़े रंगे जाते हैं, मसाले आपकी टॉफ़ी के सेलोफेन रैपर, ठीक है, बेड़ियों के पत्ते, गोंद, शहद, कॉफ़ी सब कहाँ से प्राप्त होते हैं, सब वनों से ही तो प्राप्त होते हैं ना। साथ ही चॉकलेट का इस्तेमाल होने वाला तेल जो शॉल के बीजों से बनाया जाता है, साल के वृक्ष आप जानते होंगे, है ना। और खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला चर्म शोधक टैनिन जो है, या फिर दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों के ले लीजिए, इन सब को हमें नहीं भूलना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और, बांस, जलावन लकड़ी, यानी कि जो लकड़ियाँ जलाने के लिए यूज़ की जाती हैं, घास, कच्चा कोयला हो गया, पैकिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएं हो गई, ठीक है, फल फूल, पशु पक्षी, ठीक है, और ढेरों दूसरी चीज़ें भी तो जंगलों से ही आती हैं। अगर आप इमेजिन करेंगे ना, या फिर आप चारों तरफ अगर नज़र दौड़ा के देखेंगे तो प्रत्येक वस्तु का कुछ ना कुछ पार्ट आपको वन से ही मिलता हुआ दिखाई देगा। आप जिस बेड में लेटते हैं वो भी लकड़ी की बनी हुई होती है, ठीक है, बोर्ड लकड़ी के बने हुए होते हैं। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने चीज़ें देखी ली। अमेज़न और पश्चिमी घाट के जंगलों के एक ही टुकड़े में पौधों की 500 अलग अलग प्रजातियां मिल जाती हैं। अब ये बताइए अमेज़न कहाँ है, ये है अमेरिका में। ठीक है, अच्छा, ये जो अमेज़न के जंगल है ना, ये है अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका के कहाँ, किसके आसपास, ये है ब्राज़ील के आसपास। ध्यान रखेंगे, पूछा भी जाता है, तो ये है ब्राज़ील के आसपास, ठीक है, मौजूद है। और ये यहाँ पे ना उष्ण कटिबंधीय जो है वर्षावन के क्षेत्र हैं। और पश्चिमी घाट कहाँ है, ये तो आप सभी को पता होगा। अब देख लीजिए, ये जो है भारत, ठीक है, इधर साइड का पोर्शन है पूर्वी घाट, ठीक है,
और इधर साइड का पोर्शन है पश्चिमी घाट, ठीक है। यहाँ पे सदाबहार वन के क्षेत्र हैं ये, ठीक है, और मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। तो ये है पश्चिमी घाट भारत में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है 500 अलग अलग प्रजातियाँ मिल जाती हैं। अब देखिए यहाँ जो है विविधता ना, यानी कि अलग अलग के जो वृक्ष पाए जा रहे हैं, पौधे पाए जा रहे हैं, तेजी से लुप्त होते जा रहे हैं। किसके कारण? इंसानी जो है इंसान उसमें दखलंदाजी कर रहा है, मानव। सबसे बड़ा कारण है मानव, और मानव की जो है इच्छा, ठीक है, इच्छा शक्ति उसकी बढ़ती ही जा रही है। औद्योगिकरण के दौर में आप ये बताओ, सन 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल, यानी कि दुनिया के कुल क्षेत्रफल का ना 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी, चारागाहों और ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। अब भाई जहाँ आप खेती बाड़ी करेंगे तो आप वहाँ तो वहाँ की ज़मीन तो साफ करेंगे, यानी कि आप वहाँ के वृक्ष को काटेंगे तो नुकसान हुआ है ना। ईंधन की लकड़ी काटेंगे, साफ कर देंगे तो क्या होगा? क्या हुआ? 9.3% भाग जो है औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी और चारागाहों और ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। तो आप ये फिगर देख पा रहे होंगे, ये है छत्तीसगढ़ का एक शॉल वन, ठीक है। घना होने के कारण जंगल की सतह जो है तक सूरज की रोशनी यहाँ कम पहुँच पाती है, इतना ज़्यादा घना है, ठीक है। और इस चित्र में आप पेड़ पौधे की विभिन्न आकार और प्रजातियाँ देख सकते हैं, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे सन रेज जो है बहुत कम पड़ रही हैं, ठीक है। ज़मीन देखिए हर जगह जो है छाया है, यानी कि ये जंगल जो है वो बहुत घना है। अब सबसे पहले बात ये करेंगे कि वनों का विनाश क्यों किया जा रहा है, वनों का विनाश, और वनों का विनाश है क्या, ठीक है। देखिए वनों के लुप्त होने को सामान्यतः क्या कहा जाता है? वन विनाश कहा जाता है, यानी कि वन का हनन करना, वन को विनाश कर देना, ठीक है, वहाँ से वन ही खत्म कर देना। तो वन विनाश जो है कोई नई समस्या तो है नहीं, ठीक है, कई वर्षों से चली आ रही है। वैसे तो ये प्रक्रिया ना कई सदियों से चली आ रही थी, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान, यानी कि जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो क्या हुआ? औपनिवेशिक शासन के दौरान इसने कहीं अधिक जो है व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिए। अब आइए भारत में जो है वन विनाश के कुछ कारणों पर गौर करें। सबसे पहला कारण है जमीन की बेहतरी। ये वाला कारण देखते हैं। बात है 1600 की। 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी, और आज यह आंकड़ा बढ़कर ना आधे से आधे तक पहुंच गया है। यानी कि पहले तो छठे हिस्से से 1/6 पोजीशन पे जो है हिस्से में जो है खेती की जाती थी, आज जो है 50% हिस्से पे जो है वो खेती की जा रही है। अब आप ये सोचिए कि कितना वनों का जो है ह्रास किया होगा, काटा गया होगा वनों को, फिर जाके ये खेती की जा रही है आधे हिस्से पे, ठीक है। और इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई ना, आप सभी को पता है कि चीन के बाद हमारे भारत की जनसंख्या जो है वो दूसरे पायदान पे है। 121 करोड़ की जनसंख्या है 2011 में। अब 10-10 साल में जनगणना होती है, अब 2021 में जनगणना होगी। अब आप देखिएगा कि जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई है। तो आबादी बढ़ रही है, और जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी तो भाई उन्हें खाद्य पूर्ति भी चाहिए, ठीक है, खाद्य पदार्थों की मांग भी वृद्धि होगी, और वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए, ठीक है। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया। तो ये आप फिगर आउट कर पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं, ठीक है, यहाँ वाटर है। तो ये है व्हेन द वैलीज वर फुल, जब घाटियाँ भरी पड़ी थी। जॉन डॉसन की पेंटिंग है ये, ठीक है। लाकोता जैसे देशज अमेरिकी आदिवासी समूह जो इन विशाल उत्तर अमेरिकी मैदानों में रहते थे का अर्थतंत्र अत्यंत वैविध्यपूर्ण था, ठीक है। वे मक्का उगाते, बीसन का शिकार करते और जंगली पौधों की खोज में रहते। अंग्रेज आबादकारों ने बीसनों के लिए विशाल भूभाग को खुला छोड़ना बेकार समझा। 1860 के बाद बीसनों की बहुत बड़ी संख्या में हत्या की गई। अब देखिए इनकी कई वजह थी। पहली ये कि अंग्रेज़ों ने व्यावसायिक फसलों जैसे कि मान लीजिए पटसन हो गया, गन्ना हो गया, गेहूं, कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। क्या किया? इससे वो भारत का विकास नहीं देख रहे थे, वे अपना विकास देख रहे थे, अपने देश का विकास देख रहे थे, ठीक है। 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए ना खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की ज़रूरत थी। लिहाजा इन फसलों से जो है
की मांग में इजाफा हुआ। और दूसरी वजह क्या थी? दूसरी वजह ये थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में ना औपनिवेशिक सरकार का अगर मैं बोलती हूँ तो इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि हमारे देश में किसी दूसरे देश के लोगों का शासन होना, यानी कि हमारे देश में ब्रिटिश वासियों का, ब्रिटेन वालों का शासन चल रहा था, तो वही औपनिवेशिक शासन था। तो जब भी मैं औपनिवेशिक का यूज़ करूँगी तो इसका मतलब है क्या? अपने देश में दूसरे देश के लोगों का शासन चलना। ठीक है। शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने ना जंगलों को अनुत्पादन समझा। अनुत्पादन मतलब कि जंगल जो है कुछ भी उत्पादन नहीं कर सकते, ये चीज़ समझी उन्होंने। उनके हिसाब से इस व्यर्थ के बियाबान पर खेती करके उसे राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था। अब देखिए, वो सोचते थे ना कि ये जो वन जंगल है ना, इनसे कोई फ़ायदा नहीं, इन्हें साफ करके क्या किया जाए, कृषि वहाँ उत्पादन की जाए राजस्व के लिए। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उन्होंने वनों को नष्ट किया और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। उनकी ये सोच थी। वजह थी कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य ज़मीन के क्षेत्रफल में ना 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। अब देखिए, ये बॉक्स की चीज़ें भी देख लेते हैं। किसी स्थान पर खेती न होने का मतलब उस जगह का गैर आबाद होना नहीं है। ठीक है। जब गोरे आबादकार ऑस्ट्रेलिया पहुंचे ना तो उन्होंने दावा किया कि यह महाद्वीप खाली था। वास्तव में ये आदिवासी पथ प्रदर्शक के नेतृत्व में पुरातन रास्तों से इस भूभाग में प्रविष्ट हुए। ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न आदिवासी समुदायों ने के जो है अपने स्पष्ट विभाजित इलाके थे। ऑस्ट्रेलिया के नागार्जुनजेरिया, ठीक है, के जो है जेरियो ने अपनी ज़मीन की आकृति इनके पहले पूर्वज नुगुरुंदेरी की प्रतीकात्मक शरीर जैसी थी। यह ज़मीन 5 अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों, खारे पानी की झील हो गई, झाड़ियाँ, रेगिस्तान मैदान, नदी तटीय मैदानों को अपने में समेटे हुए थी, जो अलग अलग सामाजिक आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करते थे। देखिए, खेती के विस्तार को है ना हम ना विकास का सूचक मानते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? विकास का सूचक मानते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ज़मीन को जोतने से पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? कटाई करनी पड़ती है। तो भाई जंगल का विनाश होगा तो प्रकृति तो अब आप देखते होंगे कि कई जगहों पे भूकंप आता है। ठीक है। लैंडस्लाइड होती है, भूस्खलन होता है। आपने उत्तराखंड का मामला देखा होगा। तो क्या होता है? प्रकृति जब डिसबैलेंस होगी तो क्या होगा? जब आप वृक्ष काट लोगे, ठीक है, वन नष्ट करोगे, तो क्या होगा? जीव जंतु वहाँ के रहने वाले खत्म होंगे, वहाँ के रहने वाले आदिवासी खत्म होंगे, एटमॉस्फेयर जो है उसका संतुलन बिगड़ेगा। ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है। हम वनों पे निर्भर हैं। ठीक है, पूरी तरीके से। तो क्या होता है, ज़मीन को जोतने से पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है, लेकिन ये चीज़ लोग भूल जाते हैं। अच्छा, इस बॉक्स की भी चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, परती जमीन पर कब्जा करके उसे खेती के योग्य बनाया जाए, यह विचार ना सारी दुनिया के उपनिवेशकों के बीच शुरू से ही लोकप्रिय रहा है और यही वह विचार था जिसने विजय को न्यायोचित ठहराया। अब देखिए, अमेरिका के लेखक रिचर्ड हार्डिंग जो है 1896 में मध्य अमेरिका के होंडुरास के बारे में क्या लिखते हैं। देखिए, आज इससे बढ़कर रोचक सवाल कुछ और नहीं हो सकता कि दुनिया की गैर विकसित पड़ी ज़मीन की क्या किया जाए। ठीक है। अब गैर विकसित का इनका कहने का मतलब है कि जहाँ पे वन लगे हुए हैं, ठीक है, इन्हें वहाँ उस जगह को ये लोग गैर विकसित मानते थे। ठीक है। क्या इसे उस महान शक्ति के हाथों में जाना चाहिए जो इसके परिवर्तन की इच्छा रखती हैं, या कि इसे इसके वास्तविक स्वामी के हाथों में ही रहने देना चाहिए जो इसके मूल्य को नहीं समझ सकता? ये मध्य अमेरिकी एक सुसज्जित घर में अर्ध बर्बरों के गिरोह जैसे हैं जो न तो इस घर का उपयोग ही कर रह सकते हैं और न ही इसमें आराम। 3 साल बाद अमेरिकी आधिपत्य में यूनाइटेड फ्रूट कंपनी का गठन हुआ, जिसने व्यापक पैमाने पर मध्य अमेरिका में केले उगाना प्रारंभ किया और इस कंपनी ने इन मुल्कों की सरकारों पर इस हद तक अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था ना कि इन्हें जो है बनाना रिपब्लिक के नाम से जाना जाने लगा। अब ये देख पा रहे होंगे, ये है सिंह भूमि के जंगल में साल के तनों के स्लीपरों का निर्माण। स्लीपर क्या है? सबसे पहले ये जान लीजिए। रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते देखते होंगे ना। रेल की पटरियाँ किस प्रकार होती हैं? ऐसे ऐसे होती हैं और यहाँ पे लकड़ी के तख्ते लगे होते हैं। ठीक है,
ऐसे ऐसे तख्ते लगे होते हैं ना, ये किसके बने होते हैं? ये साल के लकड़ियों के बने होते हैं, ठीक है। तो ये जो है, और रेल की पटरी हेतु स्लीपर बनाने के लिए वन विभाग पेड़ों को काटने और इनके पटरे बनाने के लिए तो आदिवासियों को नियुक्त किया करता था, लेकिन उनको अपने घर बनाने के लिए इन पेड़ों की काटने की अनुमति नहीं थी। अब ये देखिए, इसमें रेलगाड़ी क्यों बनाया अंग्रेजों ने? अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बनाया, ठीक है। आज जो आप रेलवे का विकास देख रहे हैं, इसकी शुरुआत बेशक तौर पे आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन वासियों ने की, ठीक है, लेकिन क्यों की, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। भारत का विकास उनका बिल्कुल उद्देश्य नहीं था। उन्हें जो है, जो कच्चा माल होता था उसके आवागमन में दिक्कत होती थी। तो जब उन्होंने ट्रेन का विकास किया ना, तो ये जो कच्चा माल होते थे ये आसानी से लाए ले जाए जा सकते थे, ठीक है, इसीलिए उन्होंने ट्रेन का विकास किया। आगे देखते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत तक ना इंग्लैंड में बलूत यानी कि ओक के जंगल, ओक का वृक्ष होता है, तो वो जो है लुप्त होने लगे थे। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी, शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी हुई। मजबूत और टिकाऊ लकड़ी होती ओक के वृक्ष जो होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको ओक के बारे में बता दूं, OAK, ठीक है। ये जो वृक्ष होता है ना, ये जो है इसकी लकड़ियाँ बहुत मजबूत होती हैं, और इसके जो रेशे होते हैं ना, जो लकड़ी के रेशे होते हैं वो बहुत ज़्यादा सघन होते हैं, और इसी वजह से इसकी लकड़ी जो होती है ना वो बहुत मजबूत होती है, और इस कारण ऐसी लकड़ियाँ निर्माण काष्ठ के रूप में अधिक प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। देखिए क्या है ना कि ये लकड़ियाँ जो है ज़्यादातर पूर्व में मलेशिया, चीन से लेकर हिमालय और काकेशस क्षेत्र से होते हुए सिसिली से लेकर उत्तर ध्रुवी तक में जो है ये पाया जाता है। अब इनकी पहचान कैसे करते हैं? इस पेड़ की पहचान ना इसके पत्तों और फलों से होती है। इसकी पत्ती जो होती हैं वो खांचेदार होती हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे कैसी होती हैं, खांचेदार होती हैं, और इसका फल जो है गोल होता है, गोलाकार और नुकीला होता है, ठीक है। आगे से नीचे प्याले के जैसी इसकी सहचक्र जो है शल्क लगी रहती है, ध्यान रखेंगे। और कुछ ओक ना खाए भी जाते हैं, कुछ से टैनिन प्राप्त होता है जो चमड़ा पकाने के काम आता है, ठीक है। तो बहुत जो है ये ओक जो होता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए, मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेजी जहाज भला कैसे बन सकते थे? अब ये देखिए, इतना मजबूत होता था ना कि इससे अंग्रेज जो है वो जहाज बनाते थे, ठीक है। और जहाज़ों के बिना शाही सत्ता कैसे बचाई और जो है बनाई रखी जा सकती है? आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, मोस्टली लोगों ने देखी होगी। टाइटैनिक मूवी में आवागमन का साधन क्या था लोगों का? नाव थी, ठीक है, बोट्स थी, है ना, शिप थी। तो किससे बनाई जाती हैं ये लकड़ी से बनाई जाती थी उस समय, ओक लकड़ी से, ठीक है। 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदू की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए, और एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। निर्यात मीन्स हिंदुस्तान की लकड़ी थी लेकिन उसे निर्यात मतलब भेजा जाने लग गया दूसरे देशों में, यानी कि औपनिवेशिक देशों में, ठीक है। हमारे यहाँ का कच्चा माल यूज़ करते थे, अपने यहाँ ले जाते थे, शिप बनाई, ठीक है, लकड़ी के बहुत सारे सामान बनाए, यूज़ वो कर रहे हैं, बेच वो रहे हैं, फ़ायदा वो कमा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ थी। आगे बढ़ते हैं। 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरीके की मांग पैदा कर दी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेल लाइन की जो बीच की वो होती है, ये किससे बनती है? लकड़ी से बनती है, ठीक है। तो शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य थी। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों, जो कि मैंने आपको बताया कि स्लीपर क्या होते हैं, है ना, स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी ज़रूरत थी। और 1 मील लंबी लकड़ी जो है पटरी बनाने के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता होती थी। अब ये बताइए, इतनी ज़्यादा आवश्यकता होगी तो दोहन किसका होगा? वनों का दोहन होगा, है ना। भारत में रेल लाइनों का जाल ना 1860 के दशक से तेज़ी से फैला, ठीक है। 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थी, और 1946 में इन लाइनों की लंबाई 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी।
और जो है रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ ना बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। पेड़ तो भाई काटे ही जाएंगे, पेड़ काटे जाएंगे तभी तो उनकी स्लीपरें बनेंगी, है ना। इस कुल मिला के वनों का विनाश कर रहे थे। और अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में ना 1850 के दशक में प्रतिवर्ष 35,000 पेड़ जो है वो स्लीपरों के लिए काटे गए। और सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए और इन ठेकेदारों ने ना बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया और रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे। देखिए, मुल्तान और सुकूर के बीच ना इंडस वैली रेलवे नाम से लगभग 300 मील लंबी एक नई लाइन जो है वो बनाई गई। ठीक, 2000 स्लीपर, ध्यान रखेंगे, 2000 स्लीपर प्रति मील की दर से इसके लिए 10 फुट गुणे 10 इंच गुणे 5 इंच यानी कि 3.5 घन फुट प्रति इकाई के 6 लाख स्लीपर की ज़रूरत होगी कि 2 लाख क्यूबिक फीट के ऊपर लकड़ी की। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार जो है लकड़ी लद के जा रही है। ठीक है, तो ये चित्र क्या प्रदर्शित कर रहा है, लट्ठे ले जाता हुआ ट्रक है ये। ठीक है, लट्ठे काटने के लिए किसी क्षेत्र का चुनाव करने के बाद वन विभाग सबसे पहले चौड़ी सड़कों का निर्माण करता है जिससे ट्रक का प्रवेश जो है वो संभव हो सके। और देखिए किस प्रकार वनों का दोहन हो रहा था। तो चलिए वहाँ पे हमने देखा कि वनों का दोहन किस प्रकार औपनिवेशिक शासन के द्वारा चलाया जाता था। और अगले वीडियो में देखेंगे हम बागान कि कैसे जो है चाय, कॉफ़ी, रबड़ के प्रति आकर्षण बढ़ा, है ना, कैसे बनाया और जो है और भी ज़्यादा फ़ायदा कमाने के लिए औपनिवेशिक शासन ने क्या क्या किया। ठीक है, अगले वीडियो में हम ये देखेंगे। देखिए, ये चैप्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल वे में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज को नहीं समझेंगे ना कि कैसे ये तीनों जो है एक तीसरे से जो है रिलेट हो रही है, तो आपका कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जाना ज़रूरी है। तो चलिए यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। चैनल अगर आपको अच्छा लगता हो, चैनल के वीडियोज़ अच्छे लगते हो तो शेयर करिए वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।